प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। नंबर 1 आती है सामान्यकालीन शक्तियाँ। नंबर 1 सामान्यकालीन में आता है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ। संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और इन शक्तियों का प्रयोग वह या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करा सकता है। संघ के सभी पदाधिकारी उसके अधीन है। शक्तियों में क्या क्या बातें आती हैं? शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से। तो संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा। इसलिए शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय उसके नाम से माने जाएंगे। प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी सभी मामलों के विषय में सूचना दे जिनके बारे में राष्ट्रपति ऐसी सूचना मांगे। दूसरा है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति। तो राष्ट्रपति भारतीय संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों को नियुक्त करता है, जैसे प्रधानमंत्री, उनकी सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य और विदेशों में राजदूत। इन उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति को कतिपय प्रशासनिक आयोगों की नियुक्ति का भी अधिकार है, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग तथा पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार संबंधी आयोग। राष्ट्रपति को मंत्रियों, राज्यपालों, महान्यायवादी, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पदच्युत करने का भी अधिकार है। लेकिन कुछ अधिकारियों की पदच्युति के संबंध में विशेष प्रक्रिया अपनाना पड़ती है। राष्ट्रपति इन अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार करता है। सामान्य राजनीतिक परिस्थितियों में तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन में भी अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में जनादेश स्पष्ट न हो अथवा जब आकस्मिक रूप से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाए तो लोकसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट न हो तो प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। जैसे पहली बार मोरारजी देसाई सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री पद पर चरण सिंह के चयन और दूसरी बार वीपी सिंह सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री पद पर चंद्रशेखर के चयन पर राष्ट्रपति ने अपने विवेक का प्रयोग किया। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी के चयन में भी राष्ट्रपति की कुछ भूमिका अवश्य रही है। 11वीं लोकसभा के चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका रही। भारत के दलीय व्यवस्था में एक दल की प्रधानता की स्थिति जो समाप्त हो गई है और संघीय स्तर पर भी राजनीतिक उथल पुथल का चक्र चलता रहा है। 2014 से एक दलीय व्यवस्था एक प्रकार से दल की प्रधानता के रूप में सामने आई। विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण। राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के नियम बनाने की शक्तियाँ प्राप्त है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को नियुक्ति, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियों और संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारण आदि के संबंध में नियम बनाता है। कुछ अन्य अधिकारियों को कुछ प्रशासनिक कार्यों अथवा निर्णयों के लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में बनाए गए नियमों तथा संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किसी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में बनाए गए नियम। संघ की इकाइयों पर नियंत्रण की शक्ति। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वे राज्य सरकारों को निर्देशित, नियंत्रित एवं समन्वित करे। समन्वित नीति तथा राज्यों की पारस्परिक विवादों के निपटारे के संबंध में परामर्श देने के लिए वह अंतर्राज्यिक परिषद का गठन करता है। वह किन्हीं संघीय विषयों का प्रशासन राज्य सरकार को सौंप सकता है। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन का वह उत्तरदायित्व खुद रखता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के कारण नाते राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। परंतु जहाँ तक विदेशों से संधियाँ और समझौते करने का संबंध है, यद्यपि ये संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, किंतु उस संबंध में वास्तविक पहल मंत्रियों के हाथ में रहती है और इन संधियों एवं समझौतों का संसद द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है। सर्वोच्च सेनापति। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। राष्ट्रपति को प्रधान सेनापति बनाकर संविधान ने सदैव के लिए निश्चित कर दिया कि सैनिक शक्ति नागरिक सत्ता के अधीन होगी। प्रतिरक्षा सेनाओं, युद्ध और शांति आदि के विषयों में कानून बनाने की शक्तियाँ संसद को प्राप्त है। इसलिए भारत का राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना ना तो युद्ध की घोषणा कर सकता है न सेनाओं का प्रयोग। इसलिए भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ अमेरिका के राष्ट्रपति से कम हैं। अब विधायी शक्तियाँ। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, भारत की संसद का अभिन्न अंग समझा जाता है और वह इस रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है और उसी के द्वारा संसद का सत्रावसान होता है।
जो किसी भी समय लोकसभा का विघटन कर सकता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देता है। इस अभिभाषण में वह ब्रिटेन के सम्राट की तरह ही शासन की नीति का वर्णन करता है। अन्य अवसरों पर दोनों या किसी एक सदन को संदेश भेजने के अतिरिक्त वे उनकी बैठक में भाषण दे सकता है। किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद होने की स्थिति में वे उनकी संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जिनके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई हो। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। विधेयकों पर निषेधाधिकार का प्रयोग। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के सामने उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वे कानून का रूप धारण करते हैं। वह विधेयक को अपनी इच्छा अनुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ पुनः विचार के लिए संसद को लौटा सकता है, लेकिन यदि वे विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। इस प्रकार राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति अंतिम नहीं है और इस संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति वास्तविक और अधिक प्रभावशाली है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जिस समय भारत की संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा होता है उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इन अध्यादेशों को संसद द्वारा पास किए गए अधिनियमों के समान ही मान्यता एवं प्रभाव प्राप्त होगा। यह अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद लागू रहेंगे, लेकिन यदि संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि के पूर्व इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। राज्यों के संबंध में विधायिका शक्ति। राष्ट्रपति को राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में कुछ अधिकार हैं। नंबर 1, यदि कोई राज्य निम्नलिखित विषयों पर अधिनियम बनाता है तो वे अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही लागू होंगे। जैसे राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम। दूसरा, वे अधिनियम जो इन ऐसे विषयों पर निर्मित किए गए हैं जिन पर भारत की संसद को भी अधिनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है और जिनका संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों से विरोध है। और तीसरा, कुछ विशिष्ट प्रकार की कर लगाने वाले विधेयक। डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा कहते हैं कि राज्य के विशेष प्रकार के विधेयकों को स्वीकृति देने की राष्ट्रपति की शक्ति वास्तविक और अबाध है। किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। प्रोफेसर A.B. लाल कहते हैं, लिखित संविधान तथा संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले अन्य किसी देश में राज्याध्यक्ष को इतनी अधिक विधायिनी शक्तियां प्राप्त नहीं है जितनी कि भारत के राष्ट्रपति को। वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की आय और व्यय का अनुमानित विवरण रखवाएगा। उसकी अनुमति के बिना धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक और अनुदान की मांग लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। भारत की आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड पर भी उसका नियंत्रण होता है। वह उस निधि से आकस्मिक व्यय के लिए संसद को आज्ञा प्राप्त करने से पूर्व ही धनराशि दे सकता है। इसके लिए बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक है। उसे एक वित्तीय आयोग नियुक्त करने का अधिकार है जो राज्यों की आर्थिक सहायता तथा करों की आय के वितरण के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। आयकर की राशि को केंद्रीय और राज्य सरकारों में बांटने तथा पटसन से होने वाली आय के बदले पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को आर्थिक सहायता देने का कार्य भी करता है। न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति किन्हीं अपराधियों को सज़ा माफ़ कर सकता है, उनके दंड की स्थगित या कम कर सकता है, लेकिन इन सब बातों में जहाँ दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया जाता है, उन बातों में जहाँ मृत्युदंड दिया जाता है, किंतु राष्ट्रपति की समाधान संबंधी शक्ति का राज्यों के राज्यपालों और सैनिक न्यायालय के सैनिक अधिकारियों की समाधान संबंधी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति का समाधान अधिकार उन सब मामलों और अपराधों पर प्रभावी होगा जिनका संबंध संघ की शक्तियों से संबंधित अपराधों से होगा, किंतु राष्ट्रपति समवर्ती सूची वाले मामलों में संबंधित अपराधों पर समाधान उस समय तक नहीं करेगा जब तक कि संसद ने उस उक्त मामलों पर से राज्य की कार्यपालिका शक्ति को अलग ना मान लिया हो। राष्ट्रपति अपने समाधान के अधिकार का प्रयोग अपने मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर करता है।
ऐसी स्थिति इंग्लैंड में है। भारत का राष्ट्रपति दोष सिद्धि के बाद ही क्षमा प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति को सर्व क्षमा एमनेस्टी प्रदान करने के लिए संसद की अनुमति प्राप्त करनी होगी। संविधान ने राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया है कि वह सार्वजनिक महत्व के किसी ऐसे प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की सम्मति मांग सके जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्नग्रस्त हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के पास किसी प्रस्तावित विधेयक या प्रश्न को भेज सकता है और पूछ सकता है कि अमुक विधेयक विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं। उच्चतम न्यायालय की मंत्रणा मानना राष्ट्रपति के विवेक तथा निर्णय पर निर्भर है। राष्ट्रपति ने अब तक सर्वोच्च न्यायालय से 9 बार परामर्श लिया है। 10वीं बार अयोध्या विवाद के प्रसंग में परामर्श मांगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर परामर्श देने से मना कर दिया। राज्यों से संबंधित अधिकार। राष्ट्रपति को राज्यों के व्यवस्थापन के संबंध में शक्तियां प्रदान है। राज्यपाल को अधिकार है कि वे राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना किसी विधेयक को सुरक्षित रख सके। संविधान के अनुसार यदि राज्यों के विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाते हैं जिसका संबंध उच्च न्यायालय के अधिकार कम करने से है या उन वस्तुओं पर कर लगाने से है जो संसद द्वारा जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक घोषित कर दी गई हो, तो ऐसे विधेयक राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना ही होगा। राष्ट्रपति इन विधेयकों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है या विधानमंडल को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति को राज्यों के वित्त के संबंध में कुछ अधिकार हैं। यदि संसद कोई ऐसा कर लगाने जा रही है जिससे राज्य प्रभावित हो सकते हैं तो संसद को राष्ट्रपति से इसकी पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। तीसरा, राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार को ऐसे विषयों से संबंधित कोई कार्य सौंप सकता है जो साधारण रूप से संघ की कार्यपालिका से हो। संकटकालीन शक्तियाँ। संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान में राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई हैं। नंबर 1, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352। यदि राष्ट्रपति का अनुभव हो कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग या भाग की शांति व्यवस्था नष्ट होने का भय है और तो वह संकट काल घोषित कर सकता है। 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद वर्तमान समय में इसमें कुछ संशोधन किए हैं। पहला, इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर ही प्रकट होगा, केवल आंतरिक अशांति के नाम पर नहीं। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। तीसरा, घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, पृथक पृथक संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। चौथा, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुलाई जाएगी और राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकालीन घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन संकट की घोषणा पूरे देश के किसी एक या कुछ भागों में की जा सकती है। 44वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर व्यवस्था की गई है कि आपातकाल में भी व्यक्ति के जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा। फिर है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उच्च संकटकालीन अवस्था। तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर यानी किसी प्रकार से समाधान हो जाए ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चला जा रहा है तो संकटकालीन की घोषणा कर सकता है। राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 44वें संवैधानिक संशोधन के पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष थी, लेकिन अब ये परिवर्तन किया गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय के लिए जारी रखने का प्रस्ताव संसद द्वारा तभी पारित किया जा सकेगा जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट का लागू हो और चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि वर्तमान समय में राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। वित्तीय संकट। अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है तो वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। इस संकट की अवधि में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वे आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। संघ तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतन में
जिनमें उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हों, आवश्यक कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति राज्य सरकारों को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाए। संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यकारिणी की शासन संबंधी आवश्यक आदेश दे सकती है और राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के बीच धन संबंधी बंटवारे में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। फिलहाल देश में वित्तीय संकट लागू करने का अवसर आज तक नहीं आया है।